हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ रोहित के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने जेकेएसएसबी सुपरवाइजर की फ्री क्लासेस को लेकर थर्ड लेसन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ यूरोपियंस, इसका पार्ट वन रहेगा। ठीक है, एक्सपेंशन यहाँ पे यूरोपियंस की कैसे हुई, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूरोपियंस आए कब। ठीक है, यूरोपियंस आए कब, और उसके मैंने एमसीक्यूज आपको गाइस प्रोवाइड कर दिए थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। अब हम बात करने वाले हैं कि एक्सपांड किस तरह हुए यहाँ पर यूरोपियंस। इसका यहाँ पर पार्ट वन रहेगा, दो पार्ट में आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्यों करना है? क्योंकि एवरी इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइड, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ आपको मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करता हूँ, और जैसे ही लेक्चर आता है उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आपका जो ये है मराठास, मराठास में एक्सपैंड कैसे हुए ब्रिटिश, और पंजाब में ब्रिटिश कैसे एक्सपैंड हुए। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं कि जिसने अभी तक हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है गाइस, जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पर आपका संडे को फिर से एक टेस्ट होने वाला है। वो टेस्ट होने वाला है आपका सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का। ठीक, सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का टेस्ट होने वाला है। उसमें आपको टॉपिक पूछे जाएंगे, आपके सोशल वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म के क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी की। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम मराठास की बात करेंगे। ठीक है, राइज ऑफ मराठा। तो मराठा शुरू कैसे होता है? ठीक है, मराठा जो यहाँ पर तैयार होता है शिवाजी के अंदर, यहाँ पे मराठा की जो नींव रखी जाती है शिवाजी के अंदर रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं मराठा के राइज की 16वीं सदी में। ठीक है, 16th एंड 17th सेंचुरी में जो है यहाँ पे मराठा का यहाँ पे राइज होता है। जो फिजिकल इन्वायरमेंट रहता है मराठा का, ठीक है, वहाँ पे उसमें बहुत सारी क्वालिटीज मराठास के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। माउंटेनियस रीजन एंड डेंस फॉरेस्ट मेड देम ब्रेव सोल्जर। जो मराठा जो होते हैं ना वो बहुत ही ब्रेव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस रीजन में रहते हैं? पहाड़ों वाले रीजन में रहते हैं और घने घने जंगलों में रहते हैं, और वहां से वो एक ब्रेव सोल्जर की तरह यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और उनमें ना गुरिल्ला टेक्निक्स आ जाती है। ठीक है, गुरिल्ला टेक्निक, आपने गुरिल्ला देखो किस तरह से छलांगे मारता है। ठीक है, उस तरह की टेक्निक उनमें भी आ जाती है, और वहां से वो बहुत सारे किले उन पहाड़ों पर बना देते हैं। और यहाँ से जो भक्ति मूवमेंट होती है महाराष्ट्र में, इनकलकेटेड सेपरेट ऑफ रिलीजियस यूनिटी अमंग देम। तो उस उनके अंदर एक रिलीजियस की स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, एक रिलीजियस की स्पिरिट उनके अंदर जगा देती है। कब? जब भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में शुरू होती है। ओके, तो महाराष्ट्र हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम्स ऑफ डेक्कन सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड अहमदनगर। तो जो मराठा जो है, जब इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम जो होता है कहाँ पे, डेक्कन सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड अहमदनगर। ठीक है, इन दोनों की इनके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है इनकी यहाँ पर बीजापुर में और अहमदनगर में। ठीक है, अहमदनगर में। लेकिन बट द क्रेडिट ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ पावरफुल मराठा, लेकिन जो यहाँ पर पावरफुल मराठा को इस्टेब्लिश करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है शाहजी भोंसले। ठीक है, और उसके बेटे शिवाजी। तो शिवाजी के फादर कौन थे? शाहजी भोंसले थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट जाता है मराठा को यहाँ पर खड़ा करने का इनके पास। पॉलिटिकल यूनिटी वाज रेंडर्ड बाय शिवाजी, शिवाजी महाराज। ठीक है, तो पॉलिटिकल यूनिटी जो यहाँ पर आती है वो शिवाजी महाराज के जरिए यहाँ पर आती है। तो शिवाजी यहाँ पर शिवनेर में पैदा होते हैं 1627 में। उनके फादर थे शाहजी भोंसले और माता थी उनकी जीजा बाई। तो उन्होंने ही इनहेरिटेड द जागीर। ठीक है, उसने जो जागीर है पुणे, उसने पुणे में जागीर इनहेरिट की थी। मतलब उसको 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 पुश्तैनी जागीर थी पुणे में। ठीक है, 1637 में उसने पुणे में अपने फादर से जागीर को इनहेरिट किया। अब हम देखते हैं यहाँ पर छत्रपति शिवाजी थे, उनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इनिशियल फेज में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उसने रायगढ़, कोंडाना, तोरना, ठीक है, इन तीनों को जो बीजापुर के रूलर थे उनसे हथिया लिया। ठीक है, उनसे हथिया लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गार्जियन दादाजी कोंडादेव, ठीक है, उनके दादाजी थे कोंडादेव,
दादाजी कोंडादेव की डेथ के बाद शिवाजी एज्यूम फुल चार्ज ऑफ हिज जागीर। तो उसकी जगीर का फुल चार्ज किसको मिल गया? शिवाजी को। ठीक है। ही कैप्चर्ड जावली फ्रॉम मराठा चीफ, जो मराठा के चीफ थे जावली, ठीक है, चंद्रराव मोरे। ठीक है, चंद्रराव मोरे से उन्होंने जावली को कैप्चर कर दिया। दिस मेड हिम द मास्टर ऑफ मावला रीजन। ठीक है, तो यहां से वो मावला रीजन का क्या बन गया? मास्टर बन गया। तो उसने किस तरह से काम किया? पहले उसने रायगढ़, कोंदना, टोरना को बीजापुर के रूलर से हथिया लिया। उसके जो गार्जियन थे जिनके पास वो रहता था, दादाजी कोंडादेव, जब उनके 1617 में क्या हो गया? देहांत हो गया, डेथ हो गई, तो उसके बाद उन्होंने उसकी जागीर का भी फुल चार्ज उसको मिल गया। उसने जावली को मराठा के चीफ से कैप्चर कर लिया। मराठा के चीफ से यहाँ पे चंद्रराव मोरे, उनसे उसको हथिया लिया। ठीक है, उससे वो मावला रीजन का क्या बन गया? मास्टर बन गया, यानी कि सारी चीजें उसके हाथ में आ गई। तो 1657 में उसने बीजापुर के किंगडम, बीजापुर सल्तनत पे उसने अटैक कर दिया, और वहां से बहुत सारे जो कोंकण रीजन जो है सदर्न इंडिया में, तो वहां से उसने क्या किया? उन उन किलों पर भी अपना राज जमा दिया। बहुत सारे किले उसने हथिया दिए। जो सुल्तान ऑफ बीजापुर सेंट अफजल खान अगेंस्ट शिवाजी, जो बीजापुर के सुल्तान थे, उन्होंने शिवाजी के अगेंस्ट अफजल खान को यहाँ पर भेजा। ठीक है, लेकिन अफजल खान को मार दिया गया शिवाजी के जरिए 1659 में, इन डेयरिंग मैनर। शिवाजी जो थे वो बहुत ही डेयरिंग किस्म के इंसान थे, छत्रपति शिवाजी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने मिलिट्री कन्क्वेस्ट कहाँ कहाँ पर की। ठीक है, शिवाजी मिलिट्री कंसेप्ट जो उसने यहाँ पे मिलिट्री कॉन्केस्ट की, उसको यहाँ पर इसकी मराठा के एम्पायर में अगर देखें तो इसकी लेजेंडरी फिगर इसकी सामने नजर आती है। अगर हम मिलिट्री मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें, मुगल एम्पर औरंगजेब वाज अनएक्सली वाचिंग द राइज ऑफ मराठा पावर अंडर शिवाजी। जो मुगल एम्पर औरंगजेब थे वो बहुत ही दिलचस्पी थे जो मराठा पावर शिवाजी के अंडर यहाँ पर एक्सपांड हो रही थी, राइज हो रही थी, उसको बड़े ही प्यार से देख रहा था। औरंगजेब सेंट द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन शाइस्ता खान अगेंस्ट शिवाजी। तो औरंगजेब ने यहाँ पे मुगल गवर्नर थे डेक्कन की, ठीक है, शाइस्ता खान, ठीक है, डेक्कन की जो मुगल गवर्नर थी शाइस्ता खान, उसने शिवाजी के अगेंस्ट औरंगजेब ने उसको भेजा। शिवाजी सफर्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द मुगल फोर्स एंड लास्ट पूना। तो यहाँ जब शाइस्ता खान जब शिवाजी के अगेंस्ट आई, उस वक्त शिवाजी को यहाँ पे हार खानी पड़ी इनके मुगल फोर्सेस के हाथों के अंदर, और उसने पूना को यहाँ पर खो दिया। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि इसने जो जो जागीर थी पूना की, अपने फादर से 1617 में इसको इनहेरिट किया था। ओके, लेकिन शिवाजी वंस अगेन मेड अ बोल्ड अटैक ऑन शाइस्ता खान मिलिट्री कैंप एट पूना इन 1663। तो यहाँ पर जब यहाँ पर शाइस्ता खान ने उसको हरा दिया, उसके बाद एक बार फिर से शिवाजी ने अटैक किया शाइस्ता खान की मिलिट्री कैंप पर पूना में। 1663 में उसके बेटे को मार दिया और उसको शाइस्ता खान को जख्मी कर दिया। ठीक, तो 1664 में क्या हुआ? शिवाजी ने सूरत पर अटैक कर दिया, द चीप पोर्ट ऑफ मुगल्स एंड प्लंडर्ड इट। उसने क्या कर दिया? उसको लूट लिया। शिवाजी ने सूरत पे अटैक किया, जो मुगल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था उसे वहां पर लूट लिया। ठीक, अ सेकंड अटेम्प्ट वाज मेड बाय औरंगजेब टू डिफीट शिवाजी बाय सेंडिंग राजा जय सिंह ऑफ अंबेर। ठीक है, तो अंबेर के राजा जय सिंह थे, तो मुगल एम्पर औरंगजेब ने एक और कोशिश की उसको हराने की। ही सक्सीडेड इन बिसिंग द फोर्ट ऑफ पुरंदर। ठीक है, तो उसने जो पुरंदर का फोर्ट था, ठीक है, उसको यहाँ पर वो कामयाब हो गया उसको छीनने में, उससे उसके हाथों से लेने में। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। फिर एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्यों होती है? जब यहाँ पर औरंगजेब किसको भेजते हैं? अभी हमने देखा ना, राजा जय सिंह को भेजते हैं। यहाँ देखिए, राजा जय सिंह को यहाँ पर भेजते हैं, और उसके बाद वो यहाँ पर पुरंदर के फोर्ट को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या है? अगर इन ट्रीटियों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। इस ट्रीटी के अंदर होता क्या है? शिवाजी हैड टू सरेंडर। शिवाजी यहाँ पे 23 फोर्स जो है मुगल्स को दे देते हैं। 35 फोर्स जो उसके पास है उसमें से 23 फोर्स जो है मुगल को सरेंडर कर देते हैं। जो रिमेनिंग यहाँ पर 12 फोर्स होते हैं वो शिवाजी के पास बचते हैं ऑन कंडीशन ऑफ सर्विस एंड लॉयल्टी टू मुगल एम्पायर। यहाँ पे इस कंडीशन पे उनको 12 फोर्ट दिए जाते हैं कि वो यहाँ पर सर्विस और लॉयल्टी, यानी कि अच्छे से रहेंगे, अच्छे ढंग से रहेंगे, अच्छी सर्विस करेंगे मुगल एम्पायर की। On the other hand, the Mughal recognized the right of Shivaji to hold certain part of the बीजापुर kingdom। और दूसरी साइड क्या होता है? मुगल्स इस चीज को
ध्यान में रखते हैं कि जो शिवाजी का राइट है वो कुछ सर्टेन पार्ट, जो विजयपुर किंगडम के कुछ सर्टेन पार्ट होते हैं, उस पे शिवाजी का हक होता है। रिन्यूड वॉर अगेंस्ट मुगल, फिर से एक बार मुगल्स के अगेंस्ट वार को रिन्यू किया जाता है। सूरत वॉज प्लंडर्ड बाय हिम फॉर द सेकंड टाइम इन 1670, फिर से एक बार वो सूरत को उनसे हथिया लेता है। हमने 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 लास्ट स्लाइड में देखा, एक मिनट, इसमें देखिएगा, हमने इधर देखा था, कहाँ पे देखा था, ये देखिए 1664 में उसने सूरत को हथिया लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार यहाँ पे 1670 में एक बार फिर से वो सूरत को हथिया लेता है। ही ऑल्सो कैप्चर्ड ऑल हिज लॉस्ट टेरिटरीज बाई हिज कॉन्क्वेस्ट, जितनी भी उसने टेरिटरीज यहाँ पर खोई थी, कितनी 23 फाड़ जो उसने किले खोए थे, उनको फिर से वो कैप्चर कर लेता है इन 1674। तो 1674 में शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ एट रायगढ़ एंड अज्यूम द टाइटल छत्रपति। ठीक है, याद रखेगा कि छत्रपति का टाइटल उसे कब मिलता है, 1674 में। याद रखेगा 1674 में शिवाजी को छत्रपति का टाइटल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जब वो अपने रायगढ़ में अपने आप को जमा देता है। ठीक है, याद रखना, शिव क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शिवाजी ने छत्रपति का टाइटल कहां पर अपने आप को दिया, रायगढ़ में दिया, और कब दिया, 1674 में दिया। आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं शिवाजी की पॉलिसीज, पॉलिसी, शिवाजी की पॉलिसी और मराठास का एक्सपांड किस तरह हुआ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में, उनके उनके बारे में जानते हैं। तो जो ये यहाँ पर स्लाइड है ना, इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बार बार देखते रहना। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वाज द पाइवट ऑफ द गवर्नमेंट। ही वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड अष्टप्रधान। यहाँ पर इसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक अच्छा सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसने इसकी बुनियाद यहाँ पर डाली। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट राजा को माना जाता था। ठीक है, सरकार उसके अंदर चलती थी, और उसकी उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जिन्हें बोलते थे अष्ट प्रधान। क्या बोलते थे, याद रखेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी शिवाजी की, ठीक है, छत्रपति शिवाजी की, तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोला जाता था अष्ट प्रधान। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पेशवा। पेशवा कौन होते थे, जो फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट थे। बाद में उन पेशवाज को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैंने पहले ही कहा। सरे नौबत आर सेनापति, सरे नौबत आर सेनापति, ये मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। इसको एक ऑनररी पोस्ट यहाँ पर दी जाती थी। ये एक ऑनररी पोस्ट थी, सरे नौबत आर सेनापति, मिलिट्री कमांडर था। अमात्या, अमात्या यानी कि अकाउंटेंट जनरल। वकनवीज, याद रखेगा, वकनवीज ये होते थे इंटेलिजेंस पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर। उसके बाद सचिव, सचिव हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस। सुमांता, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। न्यायाधीश, न्याय करने वाला, जस्टिस करने वाला। पंडिता राव, चैरिटीज एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बनाई थी। जो कुछ नाम थे, ये आपके नाम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन नाम को अच्छे से याद रखिएगा। ओके, मराठास आफ्टर शिवाजी। अब हम यहाँ पे देखते हैं शिवाजी के बाद मराठास का क्या हाल हुआ। मराठा किंगडम वाज हाउएवर सर्टेनली वीकेंड एट द स्टार्ट ऑफ 18th सेंचुरी। तो 18वीं सदी में मराठास कमजोर होना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कहते हैं ना कि आपके 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 घर में ही आपके अगेंस्ट षड्यंत्र होता है कभी कभी। ठीक, full scale civil war broke out between the forces of Shahu, grandson of Shivaji, and those of Tarabai, Raja Ram's widow। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिविल वार यहाँ पर शुरू हो जाती है। जो शाहू की फोर्सेस होती हैं, जो शिवाजी के ग्रैंडसन पोते होते हैं, उनके और ताराबाई जो राजा राम की विडो होती है, उसके बीच यहाँ पर क्या हो जाता है, एक सिविल वार शुरू हो जाती है। द लॉयल्टी ऑफ मराठा सरदार एंड देशमुख्स kept on shifting from one block to another। तो जो मराठा सरदार की जो लॉयल्टी होती है और देशमुख की जो लॉयल्टी होती है, वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, यानी कि शाहू के ब्लॉक से राजा राम की विडो जो थी दाराबाई, उसके ब्लॉक में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सिंस द टाइम ऑफ बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के टाइम तक जो पेशवा का ऑफिस था वो बहुत ही पावरफुल रहा। ठीक है, जब वो 1720 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद उनके बेटे आ जाते हैं बाजीराव, आ जाते हैं बाजीराव, बाजीराव मस्तानी। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे आ जाते हैं यहाँ पे बाजीराव, जो सिर्फ 1740 तक ही यहाँ पर पावर में रहते हैं। जब बाजीराव की भी डेथ हो जाती है 1740 में, शाहू अपॉइंटेड हिज सन बालाजी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, शाहू जो है अपने बेटे को यहाँ पर बालाजी बाजीराव को क्या करते हैं, एज अ पेशवा यहाँ पर क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, बाजीराव के सन आ गए शाहू, कौन आ गए, शाहू। ठीक है,
दिस वॉज इंडीड द पीक पीरियड ऑफ मराठा ग्लोरी। जैसे ही यहाँ पर शाहू जी आ जाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, सबसे एक कमजोर पीरियड यहाँ पे देखने को मिलता है मराठा की ग्लोरी में। ठीक है, 1761 जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, याद रखिएगा 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, माधव राव जो है पेशवा बन जाते हैं, माधव राव पेशवा बन जाते हैं। इन 1772 में क्या होता है, माधव राव डाइड ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो माधव राव जो होते हैं कंजम्पशन के कारण उनकी डेथ हो जाती है। फिर जब माधव राव की डेथ हो जाती है, द स्ट्रगल फॉर पावर अकर्ड बिटवीन रघुनाथ राव एंड नारायण राव। उसके बाद आपस में ही रघुनाथ राव और यहाँ पे नारायण राव आपस में लड़ने लगते हैं, जिसमें नारायण राव की डेथ हो जाती है 1773 में। भाई समझिएगा इस चीज को, फिर से आपको इन स्लाइडों को समझाऊंगा। माधव राव नारायण सक्सीडेड हिज फादर नारायण राव। ठीक है, तो माधव राव जो है, माधव राव जो है, देखिए किस तरह से यहाँ पर सिस्टम चलता है। ठीक है, माधव राव जो है सक्सेडेड हिज फादर नारायण राव। माधव राव के जो है नारायण राव, देखिए नारायण राव को मार दिया जाता है, तो नारायण राव के बाद यहाँ पर कौन आता है, माधव राव आ जाता है। रघुनाथ राव जो थे, जिन्होंने क्या, जिनके बीच में लड़ाई हुई थी नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में, रघुनाथ राव और नारायण राव के बीच में जो लड़ाई हुई थी, वहां पे नारायण राव की डेथ हो जाती है। उसके बाद नारायण राव के बाद माधव राव आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रघुनाथ राव जो हैं वो पावर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिश की मदद से। अब देखिए अपने ही घर में ये दूसरों को बुला रहे हैं, आ जाओ भाई हमारी मदद करो। ये नहीं है कि वो मदद तो करेगा लेकिन मेरे से कुछ ना कुछ तो लेगा बदले में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। क्या हो जाता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो माधव राव जो है यहाँ पर 1794 में मर जाते हैं। तो बाजी राव सेकंड जो रघुनाथ राव के सन होते हैं, वो माधव राव को सक्सीड कर देते हैं। याद रखेगा कि बाजी राव जो होते हैं वो रघुनाथ राव के कौन होते हैं, बेटे होते हैं, जो यहाँ पर अपनी पावर के लिए यहाँ पर ब्रिटिश को यहाँ पर उनकी दखलंदाजी ले लेते हैं, यानी कि उनकी इंटरवेंशन कराते हैं यहाँ पे, और जिसमें ये क्या कर देते हैं, माधव राव को मार देते हैं। तो बाजी राव रघुनाथ राव के बेटे हैं, वो माधव राव को कवर कर देते हैं एट द एंड। उसके बाद क्या होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वार होती है। तो पेशवा वॉज डिथ्रोन्ड, पेशवा को उनके तख्तो ताज से हटा दिया जाता है और उनको पेंशन दी जाती है, जबकि वाइल अदर मराठा स्टेट रिमेंड एज सब्सिडरी स्टेट। ठीक है, और जो मराठा स्टेट होती हैं वो एक सब्सिडरी स्टेट की तरह वहां पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, ये मराठास के बीच में लड़ी जाती है। ठीक है, मराठास याद रखिएगा, मराठास को यहाँ पे कौन लीड करता है, सदाशिवराव। याद रखेगा मराठा को कौन लीड करता है, सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, एंड दुरानिस ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखेगा मराठास के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में ये लड़ाई होती है। मराठास को लीड करता है सदाशिवराव। ठीक है, और दुर्रानीज को लीड करते हैं यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली। तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो होता है, पावर इक्वेशन बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, द अफगान कुड हार्डली रूल एनी फर्दर बट पेव द वे फॉर ब्रिटिश यूनिट। तो अफगान ने यहाँ पे उतना रूल नहीं किया, लेकिन एक ऐसा एक रास्ता तैयार कर दिया ब्रिटिश के लिए, जहां से ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया। कहाँ से, मराठा से। ठीक है, अब इस बैटल का कारण क्या होता है, बैटल का कारण ये होता है कि मुगल एम्परर्स की वीकनेस और जो नोबिलिटी की जो अपने ही ग्रुप में जो यहाँ पर क्या आता है, डिवीजन ऑफ नोबिलिटी आता है, वहां से एक रीजन यहाँ पर बनता है इस बैटल का। उसके बाद द एम्बिशन ऑफ द मराठा टू गेन इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ एंड फॉर दैट पर्पस देयर प्रॉमिस ऑफ सपोर्ट टू द मुगल एम्परर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस लाइन का मतलब समझिए कि इस बैटल का रीजन ये भी होता है कि जो मराठास का एक मकसद होता है, वो कहते हैं कि अब हमें नॉर्थ में भी अपना इन्फ्लुएंस जमाना है। ठीक है, लास्टली क्या होता है, द एम्बिशन ऑफ अब्दाली टू कैप्चर कश्मीर। जो अहमद शाह अब्दाली जी का जो मिशन होता है यहाँ पे, किसको, कश्मीर को कैप्चर, हमारे कश्मीर को कैप्चर करने का। ठीक है, मुल्तान को कैप्चर करने का, पंजाब को कैप्चर करने का, और उस पर्पज से, ठीक है, जो क्या होता है वो उस पर्पज से उसकी सपोर्ट होती है तुरानी ग्रुप ऑफ नोबिलिटी। ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना है, बस मैंने इतना कहा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी और इस बैटल के बाद क्या हुआ था। ठीक है, अब इस बैटल के बाद क्या हुआ था, आउटकम्स ऑफ बैटल आपको याद रखने हैं। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो मराठा की कोशिश होती है टू सक्सीड द मुगल्स, मुगल्स को जीतने की एज रूलर ऑफ इंडिया एंड मार्क द वर्चुअल एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक, वो खत्म हो जाती है। जो मराठा चाहते थे कि हम यहाँ पर मुगल्स को जीतें, ठीक है,
तो वो नहीं हो पाता है, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मराठा आर्मी जो होती है भाऊ साहब के अंडर, जो पेशवा के अंकल होते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर के अंकल होते हैं, उनको यहाँ पर ट्रैप कर ले जाता है एंड डिस्ट्रॉयड बाय द अफगान चीफ अहमद शाह दुर्रानी। ठीक है, अफगान के चीफ अहमद शाह दुर्रानी होते हैं, उनके जरिए ट्रैप किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। दिस बिगन 40 years ऑफ अनार्की इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड क्लियर द वे फॉर ब्रिटिश सुप्रीमेसी। ठीक है, यहाँ पे 40 साल की जो अनार्की जो होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो खत्म हो जाती है और एक ऐसा रास्ता तैयार कर देते हैं ब्रिटिश सुप्रीमेसी के लिए, आओ और हम पे राज करो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मराठा सुप्रीमेसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज के बारे में याद रखना है, वॉर याद रखनी है, ईयर किस किस के बीच में हुई थी, किसने जीती थी, और ट्रीटीज क्या क्या हुई थी, ये याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, अभी हमने देखा कि एंग्लो मराठा वार यहाँ पर 1775 से 1782 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में हुई थी। जीता कौन था यहाँ पे? मराठा जीते थे। और ट्रीटी हुई थी यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ सालबाई, याद रखिएगा। सेकंड एंग्लो मराठा वार होती है यहाँ पे 1803 से 1805 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच। एंग्लो जब भी आए ना, तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखना। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जीत जाती है। ठीक है, तो ट्रीटी कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ देवगन, ट्रीटी ऑफ सुरजी अजनगांव, ट्रीटी ऑफ राजघाट, ट्रीटी ऑफ बसी। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वार यहाँ पर होती है, ये होती है 1817 से 1818 तक। ये भी इंग्लिश और मराठा के बीच में होता है। तो ब्रिटिश एम्पायर, यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाता है। और यहाँ पर ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मंदासोर, ट्रीटी ऑफ मंदासोर यहाँ पर होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीजन ऑफ फॉल ऑफ मराठा, मराठास के फॉल का यहाँ सबसे बड़ा रीजन क्या बनता है, शॉर्टकट में पढ़ेंगे। वार ऑफ सेशन, तो आपस में वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक वहां पर वार ऑफ सेशन, यानी कि आपस में लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही जो शिवाजी उनके बेटे होते हैं शांबाजी और राजा राम, ठीक है, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि हम ही राज करें। तो शांबाजी यहाँ पर जीत जाते हैं, लेकिन बाद में भी उसको मुगल्स के जरिए कैप्चर कर दिया जाता है। तो राजा राम सक्सीडेड द थ्रोन, तो राजा राम जो है यहाँ पर उसके बाद थ्रोन, ठीक है, ताज हथिया लेते हैं। लेकिन बाद में भी उनको क्या कर देते हैं, मुगल यहाँ से भगा देते हैं, तो वो गिंजी फोर्ट में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और उनका जो दूसरा बड़ा रीजन है वो था वीक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जो उनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, मराठा डिपेंडेड ऑन द कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी। ठीक है, चौथ एंड सरदेशमुखी के ऊपर ये मराठा जो है वो उनके कलेक्शन पे डिपेंड रहते थे। एंड ऑन देयर एक्सप्लॉइट फ्रॉम प्लंडर एंड लूट, ज्यादा ही वो प्लंडर एंड लूट करते थे। ठीक है, और वहां पर एक एफिशिएंट सिस्टम जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको बनाने में वो नाकामयाब रहे। ठीक, उसके बाद रूलर्स वर मेनली इंटरेस्टेड इन रेजिंग रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्री थ्रू टैक्सेशन। तो रूलर जो थे वहां पे टैक्स के जरिए ही दूसरे लोगों से क्या करते थे, पैसे हथियाने के चक्कर में रहते थे। ठीक है, ये भी एक कारण बना। उसके बाद एंग्लो मराठा वार और सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे होती है, उसका भी एक कारण बनता है कि 1802 में क्या होता है कि पेशवा बाजीराव सेकंड जो है सब्सिडरी अलायंस को यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, साइनिंग ट्रीटी ऑफ बसीन। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसीन, यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है कि हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, ब्रिटिश के बीच में हुई थी ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच में हुई थी। तो इन्होंने कहा कि हम आपको पैसे देंगे तो आप हमारी रक्षा करो। ठीक है, यहाँ से भी एक मराठा एम्पायर का डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है। तो 1818 में क्या होता है कि मराठा पावर जिसको फाइनली क्रश कर दिया जाता है। ठीक है, और जो उसके बड़े बड़े चीफ थे जो इसको सेंट्रल इंडिया में रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने क्या किया, अपनी लॉर्डशिप ईस्ट इंडिया को मतलब ईस्ट इंडिया को अपना लॉर्ड मानना शुरू कर दिया, अपनी पावर उनके हाथों में रख दी। ठीक है, शिवाजी एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव जीनियस थे और नेशन बिल्डर थे। ठीक है, उसने ही राइज फ्रॉम जागीरदार। ठीक है, वो एक जागीरदार, उसको उसको जगीर मिली थी उसके फादर से, तो बाद में वो छत्रपति बना था। ठीक है, छत्रपति कहाँ पे बना था ये आपने कमेंट करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ही यूनिफाइड द मराठास एंड रिमेन्ड अ ग्रेट एनिमी ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद मराठा को उसने यूनिफाइड किया और यूनिफाई किया, इकट्ठा किया, और मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन बना रहा। ठीक है, बहुत बड़ा सोल्जर था वो, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। और इसके रूल के बाद इन फाइटिंग डिsunity, और यहाँ पे आपस में ही वो लड़ने लगे, जो एक उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन बना। ठीक है, यही एक रीजन बनता है। अगर आप कहते हैं ना, यूनाइटेड वी फॉल, डिवाइडेड यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर यूनाइट रहते हैं तो हम जुड़े रहते हैं, अगर हम डिवाइड रहते हैं तो हम बिखर जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मुगल ये जो यूरोपियन थे वो कैसे घुसते हैं। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर का यहाँ पे लीडर होता है, जो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कंटिनेंट में
19th सेंचुरी के अर्ली हाफ से यहाँ पे रूल करते हैं, ठीक है। वो उसका एम्पायर जो है पंजाब रीजन में ही क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। उसकी लीडरशिप के थ्रू 1839 में, ठीक है, 1839 में उसका जो है यहाँ पे पंजाब में वो लीडर बन जाता है। कौन? महाराजा रंजीत सिंह, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है। मैंने रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस, बहुत सारे यहाँ पे रिफॉर्म लाई जाती हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस फेयर्स, ठीक है। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, और जनरल प्रॉस्पेरिटी में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है इसके शासन काल में, ठीक है। इसको शेर पंजाब भी कहा जाता था, या लाइन ऑफ पंजाब, याद रखिएगा, ठीक है। किसको? महाराजा रंजीत सिंह को शेर पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। रिसेंटली स्टेटेड स्टैच्यू ऑफ रंजीत सिंह, रिसेंटली यहाँ पे जो रंजीत सिंह का स्टैच्यू है, जो पंजाब में रूल जिन्होंने किया था, ऑलमोस्ट 4 डिकेड तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया था, 1801 से 1839 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया था, वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन लाहौर। उसको लाहौर में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 180th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी सिख रूलर, ठीक है। स्टैच्यू इसका कहाँ पे बना? लाहौर में बना, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह की लेगेसी क्या थी, ठीक है। रंजीत सिंह जो है यहाँ पे 13 नवंबर 1780 में गुजरानवाला, जो आज पाकिस्तान में, वहां पे उनका जन्म होता है। उस वक्त पंजाब जो है यहाँ पे पावरफुल चीफिशन हुआ, हु हैड डिवाइडेड द टेरिटरी इनटू मिसल्स, ठीक है। यहाँ पे जो पावरफुल चीफटेन थे वो यहाँ पर रूल करते थे, और उन्होंने टेरिटरी को मिसल्स में, याद रखेगा, महाराजा रंजीत सिंह के पहले वहां पर टेरिटरी जो थी वो मिसल्स में यहाँ पर डिवाइड थी। रंजीत सिंह आउट थे द वेयरिंग मिजल्स एंड एस्टैब्लिशिंग यूनिफाइड सिख एम्पायर। उन्होंने यहाँ पे वॉरिंग मिजल्स को यहाँ से बाहर फेंक दिया, ठीक है, उनको यहाँ से भगा दिया और यूनिफाइड सिख एम्पायर बना दिया, जब उसने लाहौर को 1799 में कन्क्योर किया। ओके, ही वाज गिवन द टाइटल, इसको शेर पंजाब का टाइटल भी मिला, बिकॉज ही स्टेम्ड द टाइड ऑफ अफगान इन्वेडर इन लाहौर, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया, जो यहाँ पे अफगान इन्वेडर यहाँ पे लाहौर में आ रहे थे, उनसे अपने पंजाब को बचाया, ठीक है। लाहौर उसकी तब तक कैपिटल रही जब तक वो जिंदा थे। ही जनरल हरि सिंह नालवा, इसके जनरल थे हरि सिंह नालवा। उन्होंने एक फोर्ट बनाया, जमरूद, एट द माउथ ऑफ द खैबर पास, जो खैबर पास है उसके माउथ पर उन्होंने उन्होंने एक जमरूद का एक ऐसा फोर्ट बनाया। द रूट द फॉरेन रूलर टुक टू इन्वेड इंडिया, एक ऐसा रूट तो जहां से फॉरेन रूलर जो है वो इंडिया में इन्वेड करते थे। एट द टाइम ऑफ उसकी डेथ के बाद ही वॉज द ओनली सॉवरेन लीडर लेफ्ट इन इंडिया, ऑल अदर हैव कम अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन सम वे और द अदर, ठीक है। जब तक वो जिंदा थे तब तक वहां पे वो एक सॉवरेन लीडर रहे। जैसे ही वो उनकी डेथ हो गई तो सारे लीडर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंडर आ गए, चाहे आप कहो उनके, चाहे आप कहो उनके डर से, चाहे आप कहो उनके लालच से, ठीक। लीड अ पावरफुल एंड मॉडर्नाइज्ड आर्मी, यहाँ पे एक मॉडर्नाइज्ड आर्मी को यहाँ पर लीड करते थे, और इनकी पावरफुल आर्मी हुआ करती थी, ठीक है। जो रंजीत सिंह थे, रंजीत सिंह ने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द जो ट्रेडिशनल खालसा थे, ठीक है, उनको कंबाइन किया, और जो वेस्टर्न एडवांसेस आर्मी थी उनको यहाँ पर क्या किया, उन दोनों को कंबाइन किया और उनकी एक वारफेयर बना दी, ठीक है। जहां से इसने एशिया की सबसे पावरफुल इंडिजिनियस आर्मी बनाई, ठीक। उसकी आर्मी जो थी, हिज आर्मी वाज अ मैच फॉर द वन रेज्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी वैसे ही उसकी आर्मी भी वहां पर थी। रंजीत सिंह की कैसे उसने आर्मी कैसे बनाई थी, उसने जो ट्रेडिशनल खालसा आर्मी थी और जो वेस्टर्न एडवांसेस वारफेयर थे उनको मिलाकर उसने अपनी इंडिजीनियस आर्मी बनाई। तो उसने यहाँ पे फ्रेंच जनरल जीन जीन फ्रैंकिस अलाट, ठीक है, उसने फ्रेंच जनरल जीन फ्रैंकस अलार्ड को यहाँ पर अपॉइंट किया उसकी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। उसने बहुत सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी, स्पेशली फ्रेंच के ऑफिसर्स को उसके ट्रूप को ट्रेन करने के लिए। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ चिलानवाला, ठीक है, जो बैटल हुई थी चिलियांवाला, जो द सेकंड ऑफ द एंग्लो सिख वार, जो एंग्लो सिख वार के सेकंड थी, दैट फॉलोड रंजीत सिंह डेथ, ठीक है, that followed Ranjit Singh that the British suffered the maximum casualty of officers in the entire history of India, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पर बैटल हुई थी चिलियन वाला, जो सेकंड थी एंग्लो सिख वार में, जो सेकंड लड़ाई थी यहाँ पर, जहाँ पे रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी, तो ब्रिटिश ने यहाँ पर बहुत सारी कैजुअलिटीज देखने को मिली थी उनके ऑफिसर्स की, अगर एंटायर हिस्ट्री में देखें, ठीक है, एंटायर हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स की यहाँ पर क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अब देखते हैं इसने अपने शासनकाल में क्या क्या किया। रंजीत सिंह ट्रांस रीजनल एम्पायर स्प्रेड आउट सेवरल स्टेट, इसने बहुत सारी स्टेट में, ठीक है, बहुत सारी स्टेट में अपने एम्पायर को क्या किया, सेपरेट किया।
His empire including the former Mughal provinces of Lahore, मुल्तान, बिसाइड पार्ट ऑफ काबुल एंड एंटायर पेशावर। ठीक है, उसने अपने एम्पायर को यहाँ पे कहाँ कहाँ बढ़ाया। ठीक है, जो मुगल प्रोविंसेस थी लाहौर की, वहां पर भी अपने लाहौर और मुल्तान की, ठीक है, काबुल और जो इंटायर पेशावर था वहां पर इसने अपने 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 शासन का अपने रियन को वहां पर पहुंचाया। द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट वेंट अप टू लद्दाख, इसकी स्टेट की बाउंड्री जो है लद्दाख तक जाती थी। जोरावर सिंह जो था, ठीक है, एक जनरल था जम्मू से, हैड कंक्योर्ड लद्दाख इन रंजीत सिंह नेम इन द नॉर्थ ईस्ट। तो जोरावर सिंह ने भी क्या किया था, लद्दाख को हथियाया था, किसके नाम पे, रंजीत सिंह के नाम पे उसने लद्दाख को यहाँ पर कंक्योर किया था। ठीक है, जम्मू से थे, याद रखिएगा। His empire extended till खैबर पास इन द माउंटेन, उसका जो एम्पायर जो था नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें तो खैबर पास तक उसका वो फैला हुआ था। एंड अप टू पंजनाद इन द साउथ वेयर द फायर रिवर्स ऑफ द पंजाब फेल इनटू द इंडस। ठीक है, पंजनाद इन द साउथ, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट से लेकर और पंजनाद इन द साउथ, साउथ में पंजनाद तक, जहाँ पे 5 रिवर जो है पंजाब की वो इंडस में बहती हैं, तो वहां तक इसका क्या था, इसका एम्पायर फैला हुआ था। ड्यूरिंग हिज regime पंजाब वाज लैंड ऑफ 6 रिवर, द सिक्स्थ बीइंग द इंडस। ठीक है, तो क्या था, उसके रिजीम में पंजाब जो है यहाँ पे 6 रिवर का लैंड कहा जाता था। ठीक है, तो जो छठी रिवर थी वो कौन सी थी, वो थी गाइस हमारे पास इंदुज। ठीक है, यह आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो जो पंजनाद है, याद रखेगा, जो पंजनाद है यानी कि ये 5 रिवर्स हैं। ठीक है, पंजनाद जो है ये 5 रिवर हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। एक है गाइस हमारे पास चिनाब रिवर, ठीक है, दूसरी है हमारे पास सतलज रिवर, तीसरी है गाइस हमारे पास झेलम रिवर, चौथी है गाइस हमारे पास ब्यास रिवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पांचवी है गाइस हमारे पास रावी। चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, ये हमारी पंजनाद हैं। ठीक है, ओके। और छठी थी इंडस। चलिए, कंट्रीब्यूशन टू सिख कम्युनिटी, तो सिख कम्युनिटी को इन्होंने क्या चीज कंट्रीब्यूट किया। द मराठा मराठा वाज नाउन फॉर इज जस्ट एंड सेक्युलर रूल, उसके जस्ट और सेक्युलर रूल के लिए मराठा को यहाँ पर जाना जाता था। हिंदूज एंड मुस्लिम जो थे उनको पावरफुल पोजीशन इसके दरबार में मिलती थी। जो है सिख टेक प्राइड इन हिम फॉर ही turned हरमिंदर साहिब एट अमृतसर इनटू गोल्डन टेम्पल बाय कवरिंग इट विद गोल्ड। तो सिख जो है इनको प्राइड, इनसे प्राइड लेते हैं क्योंकि जो हरमिंदर साहिब जो अमृतसर में है, ठीक, इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता था, उसकी उसको कवरिंग इसने गोल्ड से करवा दी। राइट एट द डोर स्टेप ऑफ द सैंक्टम सैंक्टोरम, ठीक है, सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ द टेम्पल इज द plaque that details how in 1830 AD the Maharaja did service over 10 years। ठीक है, अगर आप उसके डोर स्टेप पे आओगे, जैसे हम बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम जो टेम्पल है, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि महाराजा ने अपनी सर्विस 10 साल में क्या सर्विस वहां पर की है। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद फंडिंग हजूर साहिब, उसने यहाँ पे हजूर साहिब गुरुद्वारे को भी फंड किया। एट द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द गुरु गोविंद सिंह इन नांदेड़ महाराष्ट्र, उन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस थी, ठीक है, नांदेड़ महाराष्ट्र में, उन्होंने वहां पर भी फंडिंग की। हजूर साहिब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। रंजीत सिंह मेड हिज एम्पायर एंड द सिख स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स, रंजीत सिंह ने अपने एम्पायर को क्या किया, बहुत ही क्या बनाया, एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बनाया सिक्स को। फॉर जिसके लिए वो बहुत ही सराहे जाते हैं और उनको जाया और उनको माना भी जाता है सिखिज्म में। सिख इज रिमेम्बर्ड फॉर यूनाइटिंग सिख, सिंह जो है यहाँ पर सिख को यूनाइट करने के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, और सिख एम्पायर, प्रॉस्पेरस सिख एम्पायर को फाउंड करने के लिए भी यहाँ पर रंजीत सिंह जी को जाना जाता है। ही इज ऑल्सो रिमेम्बर्ड फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट एंड बिल्डिंग अ वेल ट्रेन्ड सेल्फ सफिशिएंट खालसा आर्मी टू प्रोटेक्ट द एम्पायर। ठीक है, और उनको जो उनकी कॉन्क्वेस्ट है उनके लिए भी उनको जाना जाता है, और उन्होंने यहाँ पे जो वेल ट्रेन्ड सेल्फ सफिशिएंट खालसा आर्मी बनाई थी अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर इनको जाना जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं पंजाब को किस तरह से यहाँ पर पंजाब को किस तरह से यहाँ पर लूटा गया और क्या क्या यहाँ पर एंग्लो सिख वार हुई। ठीक है, जो पीरियड शुरू होता है यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की डेथ जब होती है 1839 में, उसके बाद पंजाब में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अल्टीमेटली होता है क्या है, पावर फेल इनटू द हैंड ऑफ द ब्रेव एंड पेट्रियोटिक बट अटरली अनडिसिप्लिन्ड आर्मी कॉल्ड खालसा।
ठीक है। जब उनकी डेथ हो जाती है अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पावर जो चली जाती है, बहादुर तो होते हैं, पेट्रियोटिक भी होते हैं, लेकिन उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता है, जिसे कहते हैं खालसा। खालसा आर्मी के पास सारी पावर चली जाती है, ठीक है, जहां से यहाँ विच इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द स्टेट, जिन्होंने स्टेट में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जो महाराजा रंजीत सिंह के बेटे होते हैं दलीप सिंह, वो उस वक्त ताज पे बैठे होते हैं, गद्दी पे बैठे होते हैं, लेकिन जो स्टेट को रूल करती है उसकी मदर होती है रानी जिंदन, ठीक है। उसके फेवरेट ऑफिसर्स के जरिए क्या करती है, यहाँ पे स्टेट को रूल करती है, हु ऑन द वन हैंड इंटीग्रेट विद द ब्रिटिश एंड द वन हैंड एंड इंसाइटेड द खालसा ऑन द अदर, ठीक है। उसके फेवरेट ऑफिसर्स के साथ जो कुछ यहाँ पे ब्रिटिशर के साथ मिले होते हैं और कुछ यहाँ पे खालसा के साथ जुड़े होते हैं, खालसा की बातों में आते हैं, ठीक है, उन ऑफिसर्स के हेल्प हेल्प से वो अपने स्टेट को रूल करती है। ब्रिटिश यहाँ पे एक साइंड ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह, एक वो ट्रीटी साइन करते हैं, एक परपेचुअल फ्रेंडशिप की रंजीत सिंह 1809 में। बट दे वर लुकिंग फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी टू कॉन्क्वेर पंजाब, वो एक ट्रीटी तो करते हैं दोस्ती की, ठीक है, दोस्ती का हाथ तो बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी नजर जो होती है कि हम किस तरह से पंजाब को हथियाएं, ठीक है। तो पंजाब आर्मी वाज प्रोवोक्ड बाय द वॉर लाइक एक्शन ऑफ द ब्रिटिश एंड देयर इंटीग्रीज विद द करप्ट चीफ्स ऑफ द पंजाब, ठीक है। देखिए हर कहीं ना कहीं आपको गद्दार देखने को मिलेगा, ठीक। तो पंजाब आर्मी जो है को प्रोवोक किया जाता है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ करप्ट चीफ जो होते हैं पंजाब के, उनको भड़काया जाता है, तो जिसकी वजह से भी क्या होता है, पंजाब चला जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब एंग्लो सिक्स वार के बारे में छोटा छोटा यहाँ पर जानते हैं। तो 1845 में जब न्यूज यहाँ पर ये पहुंची है कि खालसा, न्यूज रीच द खालसा, खालसा के पास ऐसी न्यूज पहुंचती है कि लॉर्ड गौ जो कमांडर इन चीफ होते हैं और लॉर्ड हार्डिंगे जो गवर्नर जनरल होते हैं, वो यहाँ पर फिरोजपुर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इट डिसाइडेड टू स्ट्राइक एंड वॉर स्टार्टेड, ठीक है, इसने यहाँ पे स्ट्राइक शुरू कर दी और लड़ाई शुरू हो जाती है। दो पंजाब आर्मी फॉर्ट विद एग्जाम्पलरी कवरेज, पंजाब की आर्मी जो है बड़े ही यहाँ पे साहस के साथ लड़ती है, लेकिन इनके ये अपने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर राजा लाल सिंह को यहाँ पर खो देते हैं, और इनके कमांडर इन चीफ होते हैं मिस्र तेज सिंह। कंस्पायर्ड क्यों खो देते हैं, क्योंकि ये कंस्पिरेसी करते हैं इनके कमांडर इन चीफ। मैंने कहा कि अगर अपने घर में गद्दार नहीं हो तो कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो मिस्र तेज सिंह जो हैं वो यहाँ पर ब्रिटिश के साथ कंस्पिरेसी करते हैं और इनको हरा देते हैं। आफ्टर डेथ ऑफ बैटल ऑफ सोब्राउन, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ बैटल ऑफ सोब्राउन, जब बैटल ऑफ सोब्राउन होती है, आफ्टर डिफीट डिफीट ऑफ बैटल ऑफ सोब्राउन, जब बैटल ऑफ सोब्राउन की जब डिफीट हो, उनकी डिफीट हो जाती है, पंजाब आर्मी कंसिडर्ड डिफीट, तो पंजाब आर्मी यहाँ पर हार मान लेती है और एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ लाहौर करती है मार्च 1846 में। आपको आपको याद रखना है, एक ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है 1846 में, बहुत ही शर्मनाक तरीके से उनको ये ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ठीक है। ब्रिटिश जो है यहाँ पे जलंधर दो पे आ जाते हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर में आ जाते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर जो है राजा गुलाब सिंह जी को दिया जाता है। राजा डोगरा होते हैं, इनसे कैश पेमेंट दी जाती है, 5 मिलियन रुपीज इनसे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। पंजाब आर्मी वॉज रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ, तो पंजाब आर्मी स्ट्रेंथ में कम हो जाती है और स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश फोर्स जो है लाहौर में आ जाती है। बाद में क्या होता है, दिसंबर 1846 में एक और ट्रीटी यहाँ पर साइन होती है, गिविंग द ब्रिटिश रेजिडेंट एट लाहौर फुल अथॉरिटी, जो ब्रिटिश रेजिडेंट लाहौर में रहते हैं उनको फुल अथॉरिटी दी जाती है स्टेट की, परमिटिंग देम टू स्टेशन ट्रूप इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। और यहाँ से उनको ऐसा परमिट दिया जाता है कि अपने स्टेशन, अपने ट्रूप्स को किसी भी स्टेशन पर रख सकते हैं। इसीलिए ब्रिटिश रेजिडेंशियल बिकेम द रियल रूलर ऑफ पंजाब, इसलिए जो ब्रिटिश रेजिडेंशियल जो हैं वो पंजाब के रियल रूलर यहाँ पर बन जाते हैं, और ये इट बिकेम अ वासल स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या बन जाती है, कठपुतली बन जाती है। सेकंड एंग्लो सिख वार कब होती है, इन 1848, 1858 में क्या होता है, जो लोकल रिवॉल्ट यहाँ पे पंजाब में आपको देखने को मिलते हैं, तो दो प्रोमिनेंट रिवॉल्ट यहाँ पर होते हैं, लेड बाय मूलराज एट मुल्तान एंड छतर सिंह अतारीवाला नियर लाहौर, ठीक है। एक मूलराज के जरिए मुल्तान में एक रिवॉल्ट होता है, और छतर सिंह अतारीवाला के अटारीवाला जो है लाहौर में, उनके दो रिवॉल्ट देखने को मिलते हैं। तो पंजाब आर्मी फॉर ब्रेवरली सिंबलाइज बाय फेमस बैटल ऑफ सिलियान वाला, ठीक है। तो पंजाब आर्मी जो है बहुत ही बहादुरी के साथ यहाँ पर लड़ती है, फेमस बैटल ऑफ सिलियान वाला की तरह। बट इट वाज डिफीट आफ्टर द बैटल ऑफ गुजरात एट प्लेस ऑफ पंजाब इन 1849, लेकिन 1849 में उनको यहाँ पर हार जाते हैं जब बैटल ऑफ गुजरात होती है, ठीक है। पंजाब में एक प्लेस है तो वहां पर ये हार जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर
नए गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं जब ये पंजाब को 1849 में अनेक्स कर देते हैं। ठीक है, पंजाब को हथिया लेते हैं तो लॉर्ड डलहौजी को यहाँ पे न्यू गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक, इट वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया अनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। तो लास्ट इंडिपेंडेंट ऐसी स्टेट होती है जो चले जाती है ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को गाइस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी क्लासेस आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।